નમસ્કાર, યસ ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું શિવાની. દર્શક મિત્રો, ટેકનોલોજી અને મેડિકલ ક્ષેત્રે આવેલા એડવાન્સમેન્ટના કારણે હવે અશક્ય વાત પણ શક્ય બની છે, જેમ કે પ્લાસ્ટિક સર્જરી. મિત્રો, ચહેરામાં ઈચ્છા મુજબના ફેરફાર કરવા તેમજ કોઈ ઉણપને દૂર કરવી તેમજ ગુમાવેલા અંગોને ફરી પાછા મેળવવા જેવી બાબતો હવે શક્ય બની છે. તો આજે પ્લાસ્ટિક સર્જરી અને કોસ્મેટિક સર્જરી વિશે માહિતી મેળવીશું યસ ડોક્ટરમાં. તો આજના વિષય અંગે ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે સાલ હોસ્પિટલના પ્લાસ્ટિક એન્ડ કોસ્મેટિક સર્જન ડોક્ટર ટી અય્યપ્પન. જી સર, આપનું સ્વાગત છે યસ ડોક્ટરમાં. નમસ્તે સર, સૌથી પહેલા તો એ જણાવશો કે કયા પ્રકારની પ્લાસ્ટિક સર્જરીઝ અને કોસ્મેટિક સર્જરીઝ થતી હોય છે, દર્શક મિત્રોને समझ આપશો. कॉमनली देखे जाएं तो आदमी और औरत में आजकल का प्लास्टिक सर्जरी विषय का जानकारी बहुत बढ़ गया है. कॉमनेस्ट प्रोसीजर्स आजकल जो होता है उसमें पहला नंबर तो हेयर ट्रांसप्लांट का है. जो भी बाल्डनेस होता है, जो सिर में से बाल निकल जाती है, वो बाल को वापस लेके आ सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा. और FUE टेक्निक बहुत पॉपुलर होता है. इसमें जहाँ से बाल निकालते हैं वहाँ कोई निशान नहीं होता है और आपकी बाल नेचुरल हेयर लाइन और एकदम नेचुरल बाल जैसा ही दिखता है. किसी को पता नहीं चलेगा आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है. ये बाल को आप कट कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो और कायम के लिए परमानेंट हेयर आप पा सकते हैं. ये टेक्निक को आजकल बहुत लोग अपना रहे हैं. कॉमनली आदमी लोगों में ये कॉमन होता है. ये जो बाल है सिर्फ सिर में ही नहीं, किसी किसी का यहाँ चेहरा में निशान हो या मुस्टैच एरिया में निशान हो या आईब्रोज में निशान हो तो उसको भी हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा काफ़ी अच्छा कर सकते हैं. अभी रिसेंटली एक पेशेंट को हमने फेशियल हेयर ट्रांसप्लांट किया था. उनका काफ़ी सारा स्कार्स था. उन्होंने मेरे पास स्कार रिविजन के लिए आया था. कॉमनली देखा जाते हैं जब मैंडिबल के आसपास जो स्कार्स होता है उसको कितने भी रिवाइज करेंगे तो वो स्कार स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि ये मोबाइल एरियाज है या ना हिलते रहते हैं. तो ये एरियाज में हेयर ट्रांसप्लांट करना बहुत बड़ी चैलेंज है. उसको सक्सेसफुली अभी रिसेंटली हमने किया है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है. तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है मेन में. सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रोसीजर आजकल जो प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं वो गायनेकोमास्टिया सर्जरी, यानी आदमी का औरत जैसा स्तन डेवलप हो जाता है. इसका काफ़ी सारा कारण होता है. नॉर्मली हम देखें तो छोटा बच्चा बड़ा होता है या 10-11 साल से लेकर 14 साल के अंदर थोड़ा बहुत ब्रेस्ट टिश्यू दिखता है, पर वो फिजियोलॉजिकली डिसअपियर हो जाना चाहिए. ये जब नहीं होता है तब उसको लिपोसक्शन द्वारा बिल्कुल निशान के बिना फैट को हम निकाल सकते हैं. पहले ज़माने में जनरल सर्जन ये सर्जरीज करते थे, उसमें बड़ा निशान आता था और फैट को ज़्यादा निकालने से वो एरिया पूरा गड्ढा जैसा बन जाता था. तो ये सब प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बिल्कुल एकदम नॉर्मल जैसा चेस्ट को बना सकते हैं. ये सेकेंड मोस्ट कॉमन सर्जरी मेन में होता है. तीसरा होता है रिमूवल ऑफ फैट. ये वेट लॉस और फैट लॉस का बहुत बड़ा अंतर है, ये समझना ज़रूर है. उसके पहले मैं बताऊं, कॉमनली आप देखे जाएं आजकल का लाइफस्टाइल के लिए आपका फैट सर्टेन एरियाज में बहुत ज़्यादा हो जाता है. कॉमनली अब्डोमेन और साइड्स में ज़्यादा हो जाता है. कितने भी जिम करें, कुछ भी करें, ये एरिया कम नहीं होता है. तो एक शॉर्टकट तरीके से लोग लिपोसक्शन मेथड अपनाते हैं और उसमें इफेक्टिवली फैट निकल जाती है. लगभग 90% बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. और एक बार ये फैट निकल जाता है वो परमानेंटली ये फैट ज़िंदगी के लिए निकल गया समझो. और उसके बाद आप मेंटेन कर सकते हैं आपका स्ट्रक्चर को डाइटिंग और एक्सरसाइज में. विमेन में कॉमनली हम देखें तो कॉमन सर्जरी अगेन लिपोसक्शन और टमी टक होता है. सेकेंड, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स. किसी किसी का ब्रेस्ट बहुत कम होता है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, तो इसको रेस्टोर करने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं. उसके अलावा राइनोप्लास्टी सर्जरी यानी कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ द नोज बहुत पॉपुलर सर्जरी है वुमन में. इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है, पर जैसे जैसे बात करते हैं आगे बढ़ते हैं. જી બિલકુલ. ડૉક્ટર, આગળ આપની પાસેથી જાણવા માંગીશ કે ટ્રોમા સર્જરીમાં પ્લાસ્ટિક સર્જરીનો શું રોલ છે, કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા હોય છે તે વિશે જણાવશો.
ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा है। नॉर्मली कॉस्मेटिक सर्जरी को हम समझते हैं खूबसूरत बनाने का ही है, वो हकीकत है। पर प्लास्टिक सर्जरी में मेन रोल ये है, कोई भी ईजा यानी ट्रॉमा के वजह से कोई भी अंग निकल जाता है या डैमेज हो जाता है, उसको हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इसका पुनर्निर्माण चिकित्सा बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। उदाहरण की, आपका कुछ कैंसर हुआ, कोई भाग को निकाल दिया, वो भाग को वापस हम रिक्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही ट्रॉमा में कॉमनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स देखा जाती है, जो पेशेंट को फेशियो मैक्सिलरी इंजरीज होते हैं या ट्रॉमा के वजह से टिश्यूज आपका निकल जाती है या स्किन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स निकल जाती है, ये सबको वापस क्रिएट कर सकते हैं। ये ट्रॉमा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोल रहे हैं। तो कोई भी हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन ट्रॉमा सर्जरी में एक अहम रोल निभाते हैं और पहले 6 घंटे में ये करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और आपका हक ये बनता है, जो आपका चेहरा में कोई भी चोट लगे हो, उसको प्लास्टिक सर्जन द्वारा करने से आपका बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो आपका ज़रूरत है ये आपको समझना, जब प्लास्टिक सर्जन इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा में इन्वॉल्व हो तो आपका रिजल्ट बेहतर होता है। तो ट्रॉमा में की एंकरिंग रोल प्लास्टिक सर्जन का अलॉन्ग विथ अदर टीम लाइक न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन के साथ कंबाइंड टीम एफर्ट करें तो बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। જી બિલકુલ ડૉક્ટર, આપણે આગળ ઉલ્લેખ કર્યો ફેસ સર્જરીનો, ફેસ કોસ્મેટિક સર્જરીમાં, તો કયા કયા પ્રકારના સર્જરી તેમાં ઇન્વોલ્વ છે, કયા કયા પ્રકારના સર્જરી તેમાં થઈ શકે છે તે વિશે જણાવશો। फेशियल प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी एडवांस हो चुका है। कॉमनेस्ट प्रोसीजर्स फेस प्लास्टिक सर्जरी में ब्लेफरोप्लास्टी बहुत स्किलफुल सर्जरी है, यानी आपका अंग के आसपास का कॉस्मेटिक सर्जरी करके आपका अंग का बहुत खूबसूरत बनाना ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। इसमें कॉमनली जो यहाँ नीचे देखेंगे तो बैगी आईलिड्स बन जाता है उम्र के वजह से, या कंजेनिटली भी ऐसा होता है, यानी आपको पैदाइशी भी ऐसा हो सकता है, उसको ब्लेफरोप्लास्टी द्वारा बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। दूसरा कॉमनेस्ट नोस। सब इंसान का आपका नाक के ऊपर बहुत फोकस होता है, क्योंकि नोस इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ फेस। कोई भी इंसान को हम देखते हैं तो पहले निशान तो उनका नोस में पड़ता है। तो आपका नाक का शेप आइडियल हो तो आपका फेस का वैल्यू ऐड कर सकता है। डिवाइन प्रोपोर्शंस हम देखें तो नाक का प्रोपोर्शन इतना ही होता है, अपर हाफ का इतना ही होता है, लोअर हाफ का इतना ही होता है, तो एक सिमेट्री बनता है। इतना ही नहीं, आपका कान का शेप और कान का एंगुलेशन नोज़ का शेप और नोज़ का एंगुलेशन से काफ़ी रिलेटेड रहता है। व्हेनेवर नोज़ को हम देखते हैं, फेस के साथ नोज़ को देखना चाहिए। काफ़ी बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, एक कंप्यूटर एनिमेशन में दिखाएं या कोई पिक्चर लेके आते हैं, ये सब हकीकत है ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में जो हम दिखाते हैं वो असलियत में होना ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ एक अनुभवी डॉक्टर उनका एक्सपीरियंस के साथ एक अनुमान लगा सकता है, ये भी अनुमान है। 100% एग्जैक्टली कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग टिश्यू से हम डील करते हैं और जब स्कार बनता है वो अपने हिसाब से बनता है, हर एक इंसान का अलग अलग होता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ फोटोग्राफ और कंप्यूटर एनिमेशन इट इज़ इम्पॉसिबल, ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसके द्वारा कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी जो बोलते हैं, आपका फेस का बहुत सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। थर्ड कॉमनेस्ट, किसी किसी का पतला लिप्स होता है, किसी किसी का बड़ा लिप्स होता है, तो पतला लिप्स को बड़ा कर सकते हैं, इसको फिलर से कर सकते हैं या फैट ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा लिप्स हो तो उसको थिनिंग कर सकते हैं सर्जरी टेक्निक द्वारा। तो कॉमनली फेस में ईयर, नोज, आईलिड एंड लास्टली फेस लिफ्ट। फेस लिफ्ट में आपका उम्र को 5-10 साल तक कम कर सकते हैं, इसमें आपका एक यूथफुल अपीयरेंस मिलता है। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी आजकल काफ़ी आ चुके हैं, जैसे कि बोटॉक्स। इट इज़ यूज्ड फॉर डायनेमिक रिंकल्स, जहां आपका रिंकल्स पड़ता है पेरी ऑर्बिटल रीजन, फोरहेड, इसमें बोटॉक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और फिलर्स जो यूज़ करते हैं, जो डायनेमिक नहीं होते हैं, स्टैटिक रिंकल्स में फिलर्स का रोल काफ़ी होता है। और फिलर्स के अलावा लॉन्ग टर्म आपका खुद का फैट को भी हम इसमें डाल के फैट रीबैलेंसिंग बोलते हैं, जहाँ फैट कम है वहाँ फैट को ऐड करते हैं, जहाँ फैट ज़्यादा है उस फैट को कम करते हैं। ये कॉम्बिनेशन टेक्निक्स द्वारा
आपका फेस का एक अच्छा रूप हम दे सकते हैं। लास्टली मैं ईयर के बारे में बात करना चाहता हूँ। ईयर एक बहुत पेक्यूलियर एनाटमी है और बहुत डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर है। काफ़ी सारा बच्चे होते हैं जिनका कान ठीक से नहीं बना होता है, उनका पूरा कान हम बना सकते हैं उनका रिब को लेके। इसको बोलते हैं ईयर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, और उसका स्टेजेस में करते हैं। पहले उनको गुर्दे को लेके ईयर का कार्टिलेज का शेप बनाते हैं, फिर उसको अंदर भरी कर देते हैं, फिर उसका एक्सकवेट करते हैं, और ईयर ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर में पूरा ईयर बन सकते हैं। कभी कभी सिंगल स्टेज में भी करना पड़ता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब सर्जरीज फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में कॉमनली हम करते हैं। જી બિલકુલ ડૉક્ટર આપે કહ્યું કે આંખમાં પણ પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરી શકાય છે, આંખો ઉપર પણ પ્લાસ્ટિક સર્જરી થતી હોય છે, ત્યારે કેવા કેવા કિસ્સાઓમાં પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરવી જરૂરી બની જાય છે? આંખને સુંદર બનાવવા સિવાય કયા કિસ્સાઓ આપની સામે આવે છે, કેવા કેસીસ સામે આવે છે, તે વિશે જણાવશો। बिल्कुल, ज़रूरियात कॉस्मेटिक सर्जरी में होता ही नहीं है, एक पेशेंट का अपना चॉइस होता है। पर कभी कभी हमको आइज़ के अराउंड प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज़रूर हो जाता है। कॉमनली आप देखें तो एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आपका आई रीजन और पेरीऑर्बिटल रीजन्स का ये लूज टिश्यूज़ है, ये अवल्स हो सकता है, यानी निकल सकते हैं, कभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये संजोग में हमको लिड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा कॉमनली हम देखें छोटे मोटे कैंसर्स होते हैं जो आईलिड्स के आसपास बनते हैं, उसमें आपने टिश्यूज़ को निकलना ज़रूर होता है। जब टिश्यूज़ को निकालते हैं तो सेम काइंड ऑफ टिश्यूज़ को लेके आईलिड को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरियात प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होता है। अभी रिसेंटली हमने एक लड़की का ऑपरेट किया था, उनका बहुत बुरी तरीके से पूरा फेस का ऑलमोस्ट द होल ऑफ राइट साइड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उनका पूरा चेहरा हमने राइट साइड का बनाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट के साथ पेशेंट आज खुश है। तो ज़रूरियात तब होता है तब ट्रॉमा या कैंसर के वजह से टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वेरएज कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है वो पेशेंट का चॉइस होता है। हमारे पास यूके से भी पेशेंट्स आते हैं जिनका बैगी आईलिड्स होते हैं और फेस एक फ्रॉग टाइप का लुक देता है, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ्स। तो ये संजोग में वी मे समटाइम्स एडवाइज देम टू अंडरगो ब्लेफरोप्लास्टी। बहुत अच्छा रिजल्ट ब्लेफरोप्लास्टी में मिलता है, पेशेंट अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पा सकते हैं। જી બિલકુલ ડૉક્ટર, ઘણા લોકોને પોતાના નાકના આકાર વિશે ઘણી બધી શંકાઓ હોય છે, અસંતોષ પણ હોતો હોય છે, ત્યારે નાકના શેપને સારું બનાવવા માટે કયા પ્રકારની સર્જરીઝ કરવામાં આવે છે અને તેના કેવા રિઝલ્ટ્સ મળે છે તે વિશે જણાવશો। राइनोप्लास्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी है। इसमें सर्जन का काबिलियत बहुत ज़रूरी होती है। इससे भी ज़्यादा ज़रूर है ये जो पेशेंट आपके पास आए हैं वो क्यों ये सर्जरी करना चाहते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूर है। काफ़ी बार हम पाते हैं जो पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं साहब मेरा नोज़ को चेंज करना है। अब पूछें क्यों तो बोलें कोई और इंसान ने या उनका लवर ने बोला नाक अच्छा नहीं है। ऐसा संजोग में ऑपरेट करना उचित नहीं है। हमको क्लियरली पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस को अंडरस्टैंड करना ज़रूर है। काफ़ी बार उन्होंने उनका फेलियर्स कोई भी वजह से हो उसको उनका नाक के ऊपर एस्क्राइब कर सकते हैं। तो चूजिंग द प्रॉपर कैंडिडेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वंस करेक्ट कैंडिडेट हम एस्टेब्लिश कर लिए, देन द पेशेंट उनका मालूम होना चाहिए कौन सा चीज़ को करेक्ट करना चाहते हैं। एक ग्रॉस डिस्क्रिप्शन होते हैं, मेरे को माधुरी दीक्षित जैसा नोज चाहिए या किसी और के जैसा चाहिए, वो कैंडिडेट्स को हमको पूछना पड़ता है एग्जैक्टली क्या चेंज करना चाहते हैं। तो इफ़ दे आर एबल टू गिव द आंसर प्रॉपरली देन दे आर गुड कैंडिडेट्स फॉर सर्जरी। फॉर एग्जांपल मेरा ये भाग को कम करना है या ये भाग को ऊपर करना है या यहाँ से जो बम्प है इसको हटाना है, ऐसा क्लियर कट डेफिनेशंस पेशेंट के पास होता है, वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं एंड दे विल बी सेटिस्फाइड पेशेंट्स। अमुक बार कोई भी पेशेंट्स जो चाहता है उनका सर्जरी विदाउट प्रॉपर असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेटस करते हैं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। काफ़ी सारा पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कहीं और से राइनोप्लास्टी किए हैं और उनका अनहैप्पीनेस का मेन रीज़न ये मैंने देखा है चूजिंग ऑफ एन इम्प्रॉपर कैंडिडेट। तो राइनोप्लास्टी से एक इंसान को आप बना सकते हैं या पूरा बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हर बार हम श्वास लेते हैं तो ये एक ऑटोमेटिक एक्ट हो जाती है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता है हम श्वास ले रहे हैं। कोई गलत सर्जरी
का परिणाम मिल गए तो एक एक श्वास आपको लेने में दिक्कत हो जाती है और पेशेंट का ज़िंदगी बहुत तकलीफ वाला हो जाता है। तो ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी वापस जो इसको करेक्ट करने का जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है और ऐसा किस्से काफ़ी हमने सुने हैं। और चूसिंग ऑफ कैंडिडेट्स, आप प्रॉपर तरीके से कैंडिडेट को चूज़ करें तो राइनोप्लास्टी एक पेशेंट को टोटली ट्रांसफॉर्म करता है। जो पेशेंट को रियलिटी के साथ एक्सपेक्टेशंस होता है उनमें मैंने देखा है वो पेशेंट एकदम लो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल से लेके एक टोटली चेंज पर्सन हो सकता है। तो राइनोप्लास्टी बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूर ये है डॉक्टर काबिलियत हो और पेशेंट क्या चाहते हैं उसको डॉक्टर समझ सकें और वो खुद वो रिजल्ट दे सकते हैं क्या नहीं वो भी समझ सकें, तो एक हैप्पी पेशेंट हैप्पी डॉक्टर रिलेशन रहता है। तो राइनोप्लास्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सर्जरीज, पर उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किए जो रिजल्ट आता है वो बहुत बढ़िया होता है। બિલકુલ ડોક્ટર, આગળ પણ આપની સાથે જોડાયેલા રહેશું, માહિતી અને માર્ગદર્શન મેળવીશું, પણ યસ ડોક્ટરમાં સમય થઈ ગયો છે એક બ્રેક લેવાનો, લઈએ બ્રેક। યસ ડોક્ટરમાં બ્રેક બાદ ફરીથી આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણી સાથે જોડાયા છે સાલ હોસ્પિટલના પ્લાસ્ટિક એન્ડ કોસ્મેટિક સર્જન ડોક્ટર ટી અય્યપ્પન। ડોક્ટર, હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો જ્યારે ચરબી આપણે લોસ કરીએ છીએ, વેટ લોસ કરીએ છીએ, ત્યારે અમુક ચરબી લબડી જતી હોય છે અને બહુ ખરાબ દેખાતું હોય છે, તો તેના માટે કોઈ પ્લાસ્ટિક સર્જરી અવેલેબલ છે અને તેના વિશે જણાવશો? बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है जब बहुत जल्दी आप बॉडी का वेट से ज़्यादा फैट लूज करते हैं तो आपका स्किन इतना कोप अप नहीं कर पाता है। जैसा यंगर पेशेंट होते हैं, कम उम्र का पेशेंट होते हैं या उनका जिसका स्किन टोन अच्छा होता है, ये जल्दी वजन निकालने से फोल्ड्स जैसा हैंग नहीं होता है। पर पेशेंट ऑफ ओल्डर एज 40 प्लस हो या जिसका स्किन टोन इतना अच्छा नहीं हो, ये व्यक्तियों कोई भी वजह से अपने फैट कम करें या वेट कम करें तो स्किन जो है वो फोल्ड जैसा हैंग हो सकता है। ये कॉमनली एब्डोमेन में देखा सकते हैं या अपर आर्म्स में देखा सकते हैं या थाइस में देखा सकते हैं या बटक्स में देखा सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा स्किन को कैसा ठीक करें ये बहुत बड़ा समस्या में, खास करके ये पोस्ट बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद जो बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं उसके वजह से वजन काफ़ी जल्दी कम हो जाती है, पर जो स्किन का जो ड्रेपिंग बोलते हैं, स्किन का जो एडजस्टमेंट बोलते हैं वो इतना अच्छा नहीं हो सकता है, तो स्किन फोल्ड्स एक्स्ट्रा हैंग होती है। तो इसको बॉडी कॉन्टूरिंग सर्जरी भी बोल सकते हैं। इसको प्लास्टिक सर्जरी द्वारा एकदम बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं और ये होल बॉडी का कर सकते हैं, ऑल अराउंड, मतलब 360 डिग्रीज का ये ऑपरेशंस होते हैं क्योंकि स्किन सब जगह से लूज होके हैंग करते हैं। तो बॉडी कॉन्टूरिंग सर्जरी के द्वारा ऐसे जो स्किन एक्सेस होता है, कोई भी वजह से सडन फैट लॉस होती है तो उसमें ये सर्जरी बहुत यूज़फुल रहता है। काफ़ी बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये सर्जरी हम करते हैं। इसको पोस्ट बेरियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी भी बोलते हैं। બિલકુલ ડોક્ટર, લાઇપોસેક્શન શું છે તે વિશે દર્શક મિત્રોને માહિતી આપશો અને તેમાં કયા પ્રકારની અસર જોવા મળે છે, કેવા રિઝલ્ટ જોવા મળે છે તે વિશે પણ જણાવશો? सिंपल टेक्निक में बोलें तो लाइपोसक्शन मतलब फैट को बॉडी से बाहर निकालना है। ये बहुत छोटे छोटे इंसिशन से होते हैं और एक कैनुला होता है और वो कैनुला में प्रेशर होता है, एक मोटर पंप सिस्टम अवेलेबल होता है। इसकी वजह से 0 to 360 डिग्री प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम बोलते हैं वो डेवलप होता है विद इन 15 सेकेंड्स में। ये इतना हाई प्रेशर के वजह से, और ये कैनुला स्पेसिफिक डिज़ाइंड कैनुलाज होते हैं, उनका प्रेशर इतना फोकस्ड रहता है जो ऑलमोस्ट फैट है डिसॉल्व होके वेपराइज होके बाहर निकल जाती है। इसका ट्यूमेसेंट लाइपोसक्शन हम बोलते हैं। और आपका ब्लड वेसल्स या बाकी स्ट्रक्चर्स इसमें डैमेज होते नहीं हैं, सिर्फ फैट आपका बॉडी से हटाई जाती है परमानेंटली। और इसका अलग अलग टेक्निक से करते हैं, ट्यूमेसेंट टेक्निक, वेजर लाइपोसक्शन, लेज़र लाइपोसक्शन, ऐसा अलग अलग टेक्निक्स है। इन डिफरेंट टेक्निक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्जन का कैपेसिटी और टेक्निक। अल्टीमेटली हमको क्या ज़रूर है, अच्छा रिजल्ट मिलना। टेक्नोलॉजी डे बाय डे बदलती जाती है। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड बेस्ड लिपोसक्शन 3 जनरेशन्स में डेवलप हुआ है, उसमें काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशंस भी होता है, स्किन नेक्रोसिस भी होता है, बट एसेंशियली लिपोसक्शन माने रिमूवल ऑफ अनवांटेड
फैट। एग्जाम्पल, अब्डोमेन के अराउंड, फ्लैंक्स के अराउंड, या पैंटलून्स बोलते हैं जो लैटरल साइड ऑफ थाइस में आप जीन्स पहनते हैं तो ऐसा दिखता है, तो ये अब वेरी रेसिस्टेंट फैट होते हैं। कितने भी कसरत करें, कितने भी डाइट कंट्रोल करें, ये एरिया में जो फैट रहता है उसको निकलना बहुत मुश्किल होता है और ये लास्ट में जाते हैं, फेस का फैट जल्दी चले जाते हैं। तो पेशेंट्स का प्रेफरेंस रहता है ऐसा डिफ़िकल्ट रेसिस्टेंट फैट जो है उसका लिपोसक्शन द्वारा हम हटा सकते हैं। જી બિલકુલ ડોક્ટર, લિપોસેક્શન પછી કયા પ્રકારની ડાયટ ફોલો કરવાથી તેને મેન્ટેન રાખી શકાય છે, તેને લોંગ ટર્મ સુધી સાચવી શકાય છે, તે વિશે જણાવશો। ये समझना बहुत ज़रूरी है, लाइपोसक्शन एक परमानेंट रिजल्ट है। आपका बॉडी में जितना नर्व सेल्स है वो लिमिटेड है, ये सब जानते हैं, पर काफ़ी लोग ये जानते नहीं है फैट सेल्स भी नर्व सेल्स जैसा लिमिटेड ही है। आपका बॉडी में एक्स नंबर ऑफ फैट सेल्स ही है और एक्स नंबर ऑफ फैट सेल्स से हम 1000 फैट सेल्स को निकाल दिए, ये जानना बहुत ज़रूर है। ये फैट सेल्स परमानेंटली रिमूव्ड है, वापस नहीं आ सकते हैं। ये काफ़ी डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आता है, तो आम आदमी को तो समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो फैट सेल रिमूवल ऑफ फैट बाय लाइपोसक्शन इज़ परमानेंट, ऑलवेज परमानेंट, ये आपको जानना बहुत ज़रूर है। और लिपोसक्शन के बाद आपको आपका बॉडी का फिट और हेल्थी मेंटेन करने का एक बूस्ट मिलता है। आप बेटर रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग सब कर सकते हैं और आपका डाइट भी आपको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आप डाइट के ऊपर कंट्रोल नहीं रखें और ज़्यादा फैटी फूड्स खाते जाएं, ये सेल नंबर तो डिक्रीज़ हुआ पर सेल का इंक्रीज़ करने का क्षमता बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप ज़्यादा फैट खाते रहेंगे तो एग्जिस्टिंग सेल्स जो है वो बढ़ते 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 जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूर है लिपोसक्शन के बाद आप डाइट और एक्सरसाइज को ध्यान दें, तो आपका जो फिगर मिला उसका मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। જી બિલકુલ ડૉક્ટર, બ્રેસ્ટ કેન્સર જેવી સર્જરીઝમાં એ લોકોની ટ્રીટમેન્ટમાં ક્યારેક બ્રેસ્ટ રિમૂવ કરવામાં આવે છે, તો બ્રેસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું પ્લાસ્ટિક સર્જરીમાં કઈ રીતે યોગદાન થાય છે અને કઈ રીતે બ્રેસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકાય છે, તે વિશે જણાવશો। बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा है। सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए ब्रेस्ट नहीं हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट एक वुमेन का आइडेंटिटी बनता है। जब ये ब्रेस्ट निकल जाती है खास करके सर्जरी से, तो ये बहुत ट्रॉमेटिक होता है पेशेंट के लिए। तो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन पोस्ट कैंसर सर्जरी इज़ अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी इफ़ ऑन्को सर्जन बहुत श्योर है, द मार्जिन्स आर क्लियर, फ्रोजन बायोप्सी भी कर लिए, तो इमीडिएटली आफ्टर ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी वी कैन डू द रिकन्स्ट्रक्शन। ये फ्लैप सर्जरी द्वारा कॉमनली किया जाता है। लैटिस्मस डॉर्सी मसल्स को यूज़ के भी बना सकते हैं, या आजकल हमारे पास इम्प्लांट्स अवेलेबल है जो सलाइन बेस्ड इम्प्लांट्स हैं, जो पहले छोटे होते हैं और पीरियडिकली हम उसको फुला सकते हैं जैसा बलून को फुला रहे हैं। तो स्किन जो एग्जिस्टिंग स्किन है वो इनिशियली टाइट होता है, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द इम्प्लांट। ये सलाइन फिल्ड इम्प्लांट्स बोलते हैं। तो ये यूज़ करके भी आपका ब्रेस्ट को पहले जैसा बना सकते हैं। जो निपल्स होते हैं ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है, तो इसको भी हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं पोस्ट सर्जरी। तो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है दैट जो सर्जरी के द्वारा जो ब्रेस्ट को निकाला है उसको हम वापस रिक्रिएट कर सकते हैं। જી બિલકુલ ડૉક્ટર, હાલમાં જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે કે એક બાળકને નાક જ નથી જન્મથી, અને ઇન્ટરનેટ પર પણ તેની ખાસી એવી ચર્ચા થઈ રહી છે, તો આવા કિસ્સાઓમાં પ્લાસ્ટિક સર્જનની શું ભૂમિકા હોય છે તે વિશે જણાવશો। एक काफ़ी सारा हम देखते हैं कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़, एक वाइड रेंज होता है। कॉमनली इसको क्लेफ्ट्स बोलते हैं। अब क्लेफ्ट्स का बहुत वाकिफ़ है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट बहुत कॉमनली पाया जाता है। लाइकवाइज देयर आर मैनी क्लेफ्ट्स, उसका काफ़ी क्लासिफिकेशंस है। खास करके जो मिड लाइन क्लेफ्ट्स होते हैं उसको 0 नंबर क्लेफ्ट बोलते हैं। उसका नोस नहीं हो सकता है, या उसका उंदा डुप्लीकेशन ऑफ नोस भी हो सकता है। ऐसे केसेस हमने देखे हैं, काफ़ी देखे हैं, क्योंकि मैंने 19 साल सिविल हॉस्पिटल में काम किया है जहाँ तरीके के केस आते हैं, और काफ़ी सारा ऐसा केसेस को हमने हैंडल किया है और पूरा नोस को हम बना सकते हैं। ये इस तरह से बनता है, जो फोरहेड जो होता है हमारा, इसका स्किन नोज का स्किन के बहुत मैचिंग होता है। तो ये पूरा स्किन को यूज़ करके नीचे लेके आके पूरा नोज को हम एक कॉस्मेटिक रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग फ्लैप।
ये बहुत पुराना टेक्निक है और जब मैं हांगकांग में था तभी भी ये टेक्निक मैंने वहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया। तो पूरा नोज रिकन्स्ट्रक्शन इज़ अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। और बच्चों में उनका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम्स हो और बाकी कार्डियक अनोमलीज वगैरह नहीं हो तो ये सर्जरी कर सकते हैं। और ये बच्चों में जल्दी ये सर्जरी करने से उनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने से बचा सकते हैं। तो इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल टू क्रिएट अ न्यू नोज और इवन अ न्यू ईयर विथ પ્લાસ્ટિક સર્જરી। બિલકુલ ડોક્ટર, આગળ આપને પૂછવા માંગીશ કે ગાલમાં જે ખાડા પડે છે જેને આપણે ડિમ્પલ્સ કહીએ છીએ, તો તેમાં પ્લાસ્ટિક સર્જરીની કયા પ્રકારની પ્રોસેસ હોય છે તે વિશે જણાવશો। बिल्कुल, काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो उनको डिम्पल चाहिए, हम डिम्पल कर सकते हैं। ये डिम्पल क्या होता है आप देखें तो इट इज़ एक्चुअली अटैचमेंट ऑफ द मसल टू सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। तो डिम्पल भी तरह तरीके का हो सकता है, एक पॉइंटेड डिम्पल होता है, एक वर्टिकल डिम्पल होता है, एक वाइड डिम्पल होता है। जो पेशेंट का कैसा डिम्पल चाहते हैं उसके हिसाब से हम डिम्पल को क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोसीजर में बेसिकली जो मसल है उसको कोर आउट करके निकाल देते हैं और बाकी एजेस ऑफ द मसल को डर्मिस में सूचर कर देते हैं जिस आकार में उनको डिम्पल चाहिए। फॉर एग्जांपल वर्टिकली चाहिए, थिन चाहिए तो एक स्लाइस ऑफ टिश्यू वर्टिकली हम एक्सरसाइज करके डर्मिस के साथ सूचर कर लेते हैं, और पॉइंट चाहिए तो एक कोर ऑफ टिश्यू सेंटर से निकाल के डर्मिस में अटैच कर सकते हैं। तो ये होल रेंज ऑफ डिम्पल्स हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। एक ही डिफरेंस है, जो नेचुरल डिम्पल है वो नेचुरल स्माइल के साथ ही आती है, पर ये डिम्पल्स ऑलमोस्ट परमानेंटली रहते हैं और स्माइल करते समय थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट होते हैं। तो पेशेंट को ये समझाना बहुत ज़रूर है। બિલકુલ ડોક્ટર, એ પણ આપ અમારી સાથે જોડાયા, અમારા દર્શક મિત્રોને માહિતી અને માર્ગદર્શન આપ્યું તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ। તો આ સાથે જીએસ ડોક્ટરમાં હાલ બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો જીએસ ટીવી। નમસ્કાર।